सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है दोस्तों कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है और सफलता तक पहुंचने के लिए भले ही असफलता की रोड से गुजरना पड़े, सफलता तक पहुंचने के लिए भले ही असफलता की रोड से गुजरना पड़े, लेकिन मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। जी हाँ दोस्तों, आपको लगातार मेहनत करनी है और आपकी ये मेहनत रंग जरूर लाएगी और आपको सफलता दिलाएगी आगामी सभी एग्जाम्स में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप सभी दोस्तों की प्रिपरेशन एंड रिवीजन के पर्पस से हमारे चैनल पे लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता है। और आज का ये वीडियो एक धमाकेदार वीडियो है जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। और आपको हम बता दें कि इसमें हमने शामिल किए हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स प्लस भारत के जनरल नॉलेज यानी कि भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद, भारत का संविधान, राज्यपाल, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक सिंगल वीडियो में लेके हम आपके लिए आ गए हैं। तो ये वही चैनल है जिसपे लगातार आपकी मदद के लिए शानदार वीडियो की सीरीज प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाके राजस्थान सामान्य पेपर और राजस्थान पेपर सेकंड की प्रिपरेशन जरूर करें। एग्जाम देने जाने से पहले हमारे सारे वीडियोस को रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पूछा जा रहा है दोस्तों कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। यानी कि आपको बताना है कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति के बारे में बात की जा रही है कि संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यह अनुच्छेद 213 की बात यहाँ पे की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान जो भारतीय संविधान की जो विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल की, हम विधायी शक्तियों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कई तरह की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती हैं, आपको पता है, जिनमें कार्यपालिका शक्तियां शामिल होती हैं, विधायी शक्तियां शामिल होती हैं, वित्तीय शक्तियां शामिल होती हैं और न्यायिक शक्तियां शामिल की जाती हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है विधायी शक्तियों की, जिसके अनुसार जो राज्यपाल होता है, आपको बता दें कि जब इस विधानमंडल के 17वें काल में उसे ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और ये अधिकार राज्यपाल को दिया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास प्राप्त है जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड एक बात और हम आपको बता देते हैं कि ये अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने की तिथि से 6 सप्ताह तक जारी रहते हैं। इन 6 सप्ताहों के अंदर भी यदि विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता तो वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं तथा यदि विधानमंडल उन्हें स्वीकृत कर लेता है तो स्थायी रूप से कानून का रूप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी होता है देखिए कि यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है अन्यथा समाप्त हो जाता है। और अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है, यानी कि राज्यपाल इन अध्यादेशों को पहले भी वापस ले सकता है। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आपको हमने बता दी राज्यपाल की विधायी शक्ति से रिलेटेड, ओके, जो कि अनुच्छेद 213 के तहत उनको अध्यादेश का अधिकार जो दिया गया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 जयपुर में की गई थी। सबसे पहले तो आपको स्थापना दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन ही तैयार करना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 को जयपुर में की गई थी। तो 1956 में गठित सत्यनारायण राव समिति के सुझाव पर इसको जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित किया गया। ओके, और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है देखिए तो 8 है, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस एक सदस्य हो गई है। वर्तमान में जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कितने सदस्य हैं, तो इसमें 7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, यानी कि टोटल
8 सदस्यों की टीम होती है। इसमें लोक सेवा आयोग राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती करने के अलावा सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। और पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, अनुच्छेद 176। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एक साथ समावेत कर दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। तो ये अनुच्छेद 176 के तहत ऐसा होता है कि राज्यपाल को विशेष अभिभाषण की जो है का अधिकार दिया जाता है। यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 176 की बात की जा रही है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? ओके, ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है सी की, अनुच्छेद 333 की। संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। लेकिन बता दें दोस्तों कि हाल ही में भारत के संविधान के, देखिए आपको बता दें, हाल ही में भारत के संविधान के 126वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है तथा दोनों सीटों को आरक्षित सीटों में तब्दील करने के कारण वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 545 है, जबकि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, 2 to 3 टाइम्स देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सके और आप तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 29 विषय यानी कि 29 सब्जेक्ट। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, हम आपको अनुसूचियां, अनुच्छेद और जो भारतीय संविधान है उससे रिलेटेड एक वीडियो हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में अभी जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। तो देखिए, 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन विधेयक यानी 1992 के तहत जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? 29 विषय को शामिल किया गया है। और बता दें आपको कि 74वें संवैधानिक संशोधन 1994 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को वैधानिक रूप में स्वीकार करते हुए संविधान में 12वीं अनुसूची एवं भाग 9 में नया भाग 9 का जोड़ा गया है, जिसमें 18 कानून, अनुच्छेद 243 और 243 या 6 तक है। तो दोस्तों, ये हम आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपडेट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन जो किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। ओके, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ही राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? ऑप्शन नंबर
इज करेक्ट ईयर, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बना दिया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विधेय में संवैधानिक प्रावधान ये होगा कि उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 164D के तहत मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ओके, 164D के तहत आपको बता दें कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता तो उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसे पद त्यागना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। आपको कुछ अनुच्छेद से संबंधित या कुछ अदर स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। आप सभी को पता है दोस्तों, तो ये क्या है, यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ही जो यहाँ पे बात की गई है कि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताओं के बारे में बात की गई है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हम आपको बता दें क्यों, क्योंकि जो अनुच्छेद 153 होता है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। आपको पता है एक राज्यपाल होगा, ठीक है। अनुच्छेद 154 में क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में देखिए क्या होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो है यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, ये बताया जा रहा है। और अनुच्छेद जो 156 है उसमें बताया जाता है कि राज्यपाल का ड्यूरेशन कितना होगा, राज्यपाल की जो समयावधि है वो कितनी होगी, ठीक है। तो सामान्यतः 5 वर्ष होती है। और देखिए हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 157 की, जिसकी क्वेश्चन में बात की गई है कि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ठीक है, और वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये 158 में बताया गया है, ठीक है। राज्यपाल के लिए जो शर्तें हैं उसमें शामिल है। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊपर दिए गए विवरण में से कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सिर्फ 1 नंबर जो दिया है यहाँ पे ये सही है। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, यहाँ पे देखिए राजस्थान के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिलहाल हम आपको भारत के जीके और भारत के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि उन लोगों को भी जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है। तो अनुच्छेद नंबर 14 की बात यहाँ पे की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में जो है देखिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि हम बता दें आपको, देखिए कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा जाता है कि जो उस मूल अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14 जो कि उन्हें भी उपलब्ध है, उनके लिए भी अप्लाई होता है जो कि भारत के नागरिक नहीं है, और इसे जाना जाता है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार के रूप में इसे जाना जाता है अनुच्छेद 14 को। ओके, और देखिए अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। निषेध का मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 16 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान करता है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने में जो है अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष अधिकार के प्रावधान की व्याख्या करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे तैयार हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा
में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 3 बैठक हुई थी, जो कि तीनों आपको याद रखना है। कौन कौन सी थी? पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इसी के साथ संविधान निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक बहस होने के पश्चात संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी थी। और याद रहे आपको कि संविधान का पहला वाचन, जी हाँ दोस्तों, जो वाचन किया गया था, पहला वाचन डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। इसी कारण इन्हें संविधान का प्रथम वक्ता भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने बता दिया आपको कि 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसमें 211 व्यक्ति सम्मिलित थे। इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये सभी वीडियो हम आपको इन टॉपिक को अलग अलग सेपरेट वीडियो में जरूर समझाएंगे आपको ये सारे टॉपिक। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। दूसरा गोल मेज सम्मेलन, दूसरा गोल मेज सम्मेलन, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। इस गोल मेज सम्मेलन में 21 लोगों ने भाग लिया। नेक्स्ट, मेरियाना। देखिए, भारत के अनुच्छेद एवं संविधान एवं राज्यपाल के बाद अब हम मूव करते हैं भारतीय सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर और विश्व के सामान्य ज्ञान क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर, वर्ल्ड जीके की ओर अब हम मूव करते हैं। मेरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है और इसे जल गोलार्ध भी कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां जो होती हैं, प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की मुख्य विशेषताएं हैं और इसमें यानी कि इसी महासागर प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त यानी कि 11,022 मीटर जो है वो स्थित है। मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो सभी को पता है पारंपरिक स्रोत कोयला को जाना जाता है। कोयला एक ईंधन खनिज है, इसे काला सोना भी कहा जाता है और जो है इसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। भारत कोयले के भंडारों की दृष्टि से विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है एवं उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश व दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश भारत है। ओके, भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड राज्य में स्थित है। पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 to 1948 के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, गुहा रामचंद्र। पुस्तक जो जिसका नाम है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड यानी कि 1914 से 1948 के वो साल, वो ईयर्स जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, ये पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। तो वहीं आपको बता दें कि लुईस फिशर के द्वारा गांधी एवं स्टालिन नामक ग्रंथ की रचना की गई है। लुईस फिशर के द्वारा गांधी एवं स्टालिन नामक ग्रंथ की रचना की गई है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बिपाशा। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से होता है
और ब्यास नदी का प्राचीन नाम जो है वो है बिपाशा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीप कूल एंड कैरी ऑन निम्नलिखित में से किसकी थीम थी? तो बता दे दोस्तों आपको करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर कि विश्व ओजोन दिवस 2018, यानी कि जो कि 16 सितंबर को हम मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस 2018 की थीम जो थी वो क्या थी, देखिए आपको बता दें, कीप कूल एंड कैरी ऑन इसकी थीम थी। ओके, और अगर हम बात करें कि विश्व ओजोन दिवस 2021 की अगर थीम की बात की जाए तो क्या थी आपको बता दें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये थीम थी विश्व ओजोन दिवस 2021 की। ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये थीम है विश्व ओजोन दिवस 2021 की। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बोरा जो है यहाँ पे गर्म हवा नहीं है। बोरा एक शुष्क तथा अति ठंडी हवा है जो कि एडियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। खासकर उत्तरी इटली का भाग बोरा द्वारा अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट, रोगा की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एस्टोनिया व लाटविया को रोगा की खाड़ी अलग करती है। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है और लाटविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। तो वहीं दोनों देश रागा की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। और याद रहे दोस्तों आपको बता दें कि 1 मई 2004 को लाटविया यूरोपीय संघ का सदस्य भी बना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गर्जता चालीसा भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, पछवा पवने। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से उपद्रवी निम्न वायुदाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनों को पछुआ पवने कहते हैं। और इनकी प्रचंडता के कारण इन्हें दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री, दक्षिण अक्षांशों में गरजता चालीसा और पश्चिमी, देखिए दोस्तों, दक्षिण गोलार्ध में अगर बोले तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री, दक्षिण अक्षांशों में इन्हें गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। और देखिए 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास भयंकर पचासा के नाम से जाना जाता है। और 60 डिग्री दक्षिणी दक्षिण अक्षांश के पास चीखती साठा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी प्रचंडता के कारण ही इनको गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इक्वाडोर। बात की जा रही है ब्राजील का अधिकांश भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थलीय सीमाएं चिली तथा इक्वाडोर को छोड़कर 11 दक्षिणी अमेरिकी देशों से लगती हैं। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। और पूछा जा रहा है कि ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है, जो वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इक्वाडोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है? तो एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 17। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 17 इज करेक्ट हियर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और देखिए 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। निम्न में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पवन तंत्र। हेडली कोशिका भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य ताप की ताप्ती के कारण हवाएं
गर्म होकर ऊपर उठती हैं और इन धराती व्यापारिक पवनों के विपरीत ऊपरी वायुमंडल में प्रति व्यापारिक पवन प्रवाहित होती हैं, जिन्हें पवन तंत्र यहाँ पे कहा जाता है। करेक्ट आंसर पवन तंत्र है। हेडली सेल का मतलब पवन तंत्र से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मानवता। ओके, इट इज करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानवता यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म को मानने की, यानी कि आत्मा मन से किसी भी धर्म को मानने व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है, और सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद में दी गई है। मौलाना बनाम पश्चिमी बंगाल राज्यवाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अजान अथवा कीर्तन में लाउड स्पीकर का प्रयोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन नहीं आता। और इस तरह से आपको देखिए बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों की बहुत ज्यादा डिमांड पे ही हमने ये वीडियो तैयार किया है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को लाइक करेंगे, तभी हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। आप अपने से पढ़िए, वर्ल्ड जी के, इंडिया जी के, अनुच्छेद, संविधान, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अदरवाइज हम आपको इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आपके सहयोग की हमें जरूरत है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह के वीडियोस लेके आते रहें।